वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कल हमने वेक्टर की डेफिनेशन को देख लिया था। अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, वेक्टर का यूज क्या है। जिसमें पहला यूज है इजी linking of foreign DNA। ठीक है। दूसरा यूज है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट from non-recombinant। देखिए, जैसे ये एक वेक्टर है, क्या है? वेक्टर है। वेक्टर है। सबसे पहले ये कोई फॉरेन जीन है या डिजायर्ड जीन बोल सकते हो आप। तो वेक्टर का जरूरत कहां पड़ी, वेक्टर का यूज कहां करते हैं? पहली बात, ये जो फॉरेन डीएनए है ये वेक्टर के साथ इजी लिंकिंग जुड़ जाता है, यानी आसानी से जुड़ जाता है। इजी लिंकिंग है, इजी लिंकिंग फॉर फॉरेन डीएनए, यानी इजी लिंकिंग, आसानी से इसके साथ अटैच हो जाता है। इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए। दूसरा क्या काम है? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। जैसे कि ये कौन सा है? ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, आरडीएनए बोला था ना हमने, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, आरडीएनए बन गया। ठीक है। और एक ऐसा डीएनए है जो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, केवल प्लाज्मिड है। जैसे ये क्या है? प्लाज्मिड है। तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की पहचान या सिलेक्शन वेक्टर ही करेगा। वेक्टर्स को देखकर हम बता सकते हैं, या वेक्टर से हम बता सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है या नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, और उसका सिलेक्शन भी वेक्टर के द्वारा होगा। तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो वेक्टर के दो यूज है, एक तो ये फॉरेन डीएनए के साथ इजी लिंकिंग बनाता है। दूसरा, हम सिलेक्शन कर सकते हैं इससे आसानी से कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर में बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है। जिनमें से हमें तीन फीचर्स इंपॉर्टेंट है, या तीन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर। तीसरा है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट। यह तीन ऐसे फीचर्स हैं जो हर वेक्टर में पाए जाएंगे, चाहे वो वेक्टर प्लाज्मिड हो, चाहे बैक्टीरियोफेज हो, चाहे कोस्मिड हो, कोई भी वेक्टर हो, उनमें ये तीन फीचर्स पाए जाएंगे। अब इन एक फीचर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए, यहां पर नंबर 1 पे है origin of replication।
ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अगर ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये वो पॉइंट है, देखिए जैसे ये बैठा है, ये क्या है, वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर का वो पॉइंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाता है, ORI कहलाता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। देखिए, जब हम इस वेक्टर को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, यानी इस तरह इसके साथ फॉरेन डीएनए जोड़ेंगे तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। जब इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे और ये होस्ट सेल में, किस सेल में, होस्ट सेल में, जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, जिस जगह से क्या करेगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, वो पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। होस्ट सेल में जिस जगह से, क्योंकि इसको कहां डाला जाएगा, होस्ट सेल में डाला जाएगा, जैसे बैक्टीरिया में डाला जाएगा। तो बैक्टीरिया में जैसे ही बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाएगा तो ये भी अपनी संख्या बढ़ाएगा, तो जहां से ये रेप्लिकेशन करना शुरू करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहलाएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये काम क्या करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग of copy number responsible for the controlling of copy number, the linked DNA। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंट्रोल करेगा कॉपी नंबर। किसको कंट्रोल करेगा, कॉपी नंबर को कंट्रोल करेगा, इसकी कितनी कॉपीज बननी चाहिए, इसकी लिंक्ड डीएनए की। लिंक्ड डीएनए, यही लिंक्ड डीएनए। जैसे इस लिंक्ड डीएनए को हम किस में डालेंगे, देखिए बैक्टीरिया में डालेंगे। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कॉपी नंबर को लिंक्ड डीएनए। कैसे करेगा, देखिए कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो होस्ट सेल में एक से दो ही कॉपीज बनाते हैं। कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो होस्ट सेल में 15 से 100 कॉपीज बना लेते हैं एक होस्ट सेल में। कुछ ऐसे प्लाज्मिड है जो एक होस्ट सेल में एक या दो ही कॉपी बनाते हैं। कुछ ऐसे प्लाज्मिड भी है जो एक होस्ट सेल में 15 से 20 कॉपीज बना लेते हैं। इन्हें कहते हैं कॉपी नंबर। क्या कहते हैं, कॉपी नंबर। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कि ये कंट्रोल करेगा कॉपी नंबर, कितने कॉपी नंबर बनाने हैं। ठीक है, जैसे कुछ इस प्लाज्मिड को कहते हैं हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड, हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड। इसे कहते हैं लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड, लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड। ठीक है, कुछ ऐसे प्लाज्मिड है जो एक होस्ट सेल में 15 से 100 कॉपी बना देते हैं। कुछ ऐसे प्लाज्मिड है जो एक होस्ट सेल में एक से दो ही कॉपीज बनाते हैं। तो ऐसे कौन कंट्रोल कर रहा है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही इस चीज को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखिए नंबर 2 क्या थी,
सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर जैसे ये प्लाज्मिड है, क्या है? प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के साथ हमने डिजायर्ड जीन को डाल दिया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसको डाल दिया डिजायर्ड जीन को, ये डिजायर्ड जीन आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसे होस्ट सेल में डालेंगे। किसमें डालेंगे? होस्ट सेल में इसे डालेंगे। जैसे ही इसे होस्ट सेल में डालेंगे तो इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जिससे हमारे पास दो चीजें बनेंगी, एक ट्रांसफॉर्मेंट्स, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। देखिए, जैसे ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में क्या जाएगा? इस होस्ट सेल में क्या जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मान लीजिए इस बैक्टीरिया सेल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया। इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और इस बैक्टीरिया को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक, मान लीजिए दूसरा बैक्टीरिया, यहां पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो यहां पर नहीं है, तो ये आ गया ट्रांसफॉर्मेंट्स, ये आ गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। सिलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं? आइडेंटिफाइंग, एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। and selectively permitting the growth of transformers। देखिए, सिलेक्टेबल मार्कर क्या करेगा? ये सिलेक्ट करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा, पहले आइडेंटिफाई करेगा और एलिमिनेट करेगा। किसको? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है इसे आइडेंटिफाई कर दिया और क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। ठीक, और सेलेक्टिवली परमिशन देगा किसको? ग्रोथ को। किसके? ट्रांसफॉर्मेंट्स की। इसकी ग्रोथ को क्या दे देगा? परमिशन दे देगा। ये सिलेक्टिव मार्कर का काम है। ट्रांसफॉर्मेंट्स होते क्या है? जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया हो जाए वो ट्रांसफॉर्मेंट्स कहलाते हैं, जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया ना हो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से सिलेक्टेबल मार्कर यहां पर यूज होता है। तीसरी बात करते हैं क्लोनिंग साइट की। अगर मैं सिलेक्टेबल मार्कर की बात करूं तो कौन कौन से हैं? एक है एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन, एक है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, एक है क्लोरम फेनिकोल, क्लोरम फेनिकोल। ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरम फेनिकोल। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर कौन है? क्लोनिंग साइट।
देखिए, अगर मैं आगे बात करूं, अब बात करता हूं नंबर 3 की, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट की बात करते हैं। जैसे ये प्लाज्मिड, क्या है? प्लाज्मिड। ठीक, इस प्लाज्मिड में हमने डीएनए को इंसर्ट कर दिया तो ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। यहां पर यह है ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। क्या है? ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। फिर ये आगे सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर, मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन है। यह है एम्पिसिलिन, यह है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों। ठीक है, क्लोनिंग साइट क्या होगी? क्लोनिंग साइट वो होगी यहां पर जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगाएगा। ठीक है, यानी कौन सी साइट होगी? जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या लगाएगा? कट लगाएगा। ठीक है, अगर यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगाएगा तो जो डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, वो यहीं पर आकर जुड़ेगा। जो न्यू डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए है या फॉरेन डीएनए है, वो यहीं पर आकर लाइगेट होगा। यानी ये वो साइट है जहां पर फॉरेन डीएनए आकर लाइगेट होता है। जैसे ये फॉरेन डीएनए यहां पर आकर लाइगेट हुआ, तो ये क्या है? ये है क्लोनिंग साइट है। क्या है? क्लोनिंग साइट है। जहां पर फॉरेन डीएनए आकर जुड़ेगा वो कौन सी साइट होगी? जहां पर फॉरेन डीएनए आकर लाइगेट होगा वो कौन सी साइट होगी? क्लोनिंग साइट होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एम्पिसिलिन पे जो क्लोनिंग साइट है उसे हटा देता हूं। अब बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की भी और क्लोनिंग साइट दोनों की बात करते हैं। मान लीजिए मैं टेट्रासाइक्लिन, जो टेट्रासाइक्लिन है, ये टेट्रासाइक्लिन, इसके BAMH1 साइट पर, BAMH1 साइट पर, मान लीजिए मैंने टेट्रासाइक्लिन के BAMH1 साइट के ऊपर मैंने कोई फॉरेन डीएनए आकर लाइगेट कर दिया। ठीक है, यानी टेट्रासाइक्लिन ये है, इसके यहां पर मैंने कोई फॉरेन डीएनए यहां पर आकर लाइगेट कर दिया। अब सिलेक्टेबल मार्कर क्या काम करेगी उसकी बात करते हैं। ये फॉरेन डीएनए जो रेड से शो किया गया, जैसे ही ये फॉरेन डीएनए यहां पर ऐड हुआ तो ये जो साइट होगी, ठीक है, ये साइट अब जो कि टेट्रासाइक्लिन पर ऐड हुई है तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, रेजिस्टेंस नहीं रहेगी। टेट्रासाइक्लिन पर ऐड हुई है तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगी। ठीक है, कैसे रेजिस्टेंस नहीं रहेगी? मान लीजिए कोई ऐसा प्लाज्मिड है जिसके ऊपर हमने ये डीएनए लगाया हो, जैसे ये, इसे आप प्लाज्मिड मान लो सर्कुलर, और यहां पर मैंने ये डीएनए लगाया हुआ है। ठीक है, और ये है बैक्टीरिया। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर ये प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के ऊपर मैंने ये डीएनए लगाया हुआ है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है या होस्ट सेल है। ठीक है, उसी प्रकार एक ये बैक्टीरिया, ठीक है, जिसके अंदर या तो वो एंटर ही नहीं हुआ, या तो ये जो प्लाज्मिड है ये इस बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं हुआ, या ये जीन एंटर नहीं। दोनों ऑप्शन है कि ये जीन तो यहां पर एंटर होगी लेकिन ये होस्ट सेल में नहीं गया, क्योंकि इसके बाद में किसमें डालेंगे? होस्ट सेल में। होस्ट सेल क्या आ गई? बैक्टीरिया आ गया। या तो ये रिकॉम्बिनेंट ही नहीं बना, ये रिकॉम्बिनेंट ही नहीं बना, या ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेशन दो शब्द हैं।
रिकॉम्बिनेंट कहते हैं बाहरी डीएनए का प्लाज्मिड के साथ जुड़ना, वो आ गया रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये जो आर प्लाज्मिड है या आर डीएनए, इसका होस्ट सेल में जाना, या तो ये होस्ट सेल के अंदर ही नहीं गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बन गया, ये होस्ट सेल के अंदर नहीं गया, यानी इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना। दोनों ऑप्शन है। जब इसे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ कराएंगे तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में ग्रोथ कर जाएंगे। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में ग्रोथ कर जाएगा, लेकिन वो बैक्टीरिया जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट्स है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया है, अगर उसे मैं एम्पिसिलिन में ग्रोथ कराऊं तो ग्रोथ करेगा। टेट्रासाइक्लिन में हमने ये जीन डाली है, टेट्रासाइक्लिन में हमने क्या डाली है, जीन डाली है, जिस कारण से टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं है, और जैसे ही इसे टेट्रासाइक्लिन में हम ग्रो करवाएंगे इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ये डेड हो जाएगा। तो सिलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचानने के काम में आएगा, ठीक है। लेकिन सर यहां पर अगर इसकी डेथ ही हो गई, जिस रिकॉम्बिनेंट को हम लेकर जाना चाहते थे, जिस रिकॉम्बिनेंट से हमें प्रोडक्ट मिलना था, जिस ट्रांसफॉर्मेंट से हमें प्रोडक्ट मिलना था, ठीक है, उसकी तो डेथ ही होगी, फिर हम काम कैसे करेंगे? हम काम कैसे करेंगे? पहले तो बहुत दिक्कत आती थी, आजकल इसकी एक न्यू टेक्निक है, ठीक है, वो है कलर टेक्निक, उससे हम आगे इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचानता है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है उनकी ग्रोथ को रोकता है। हालांकि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो आज की नई टेक्निक है उनमें ग्रोथ को रोकता है और ट्रांसफॉर्मेंट्स की ग्रोथ को आगे करवाता है, ठीक है। और इसी के साथ हमने क्लोनिंग साइट को भी पढ़ लिया। अब जो न्यू टेक्निक आ रही है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट्स है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, उनकी बात करते हैं। देखिए अगर मैं आगे बात करूं, जैसे ये प्लाज्मिड में जैसे ही हमने यहां पर जो डिजायर्ड जीन थी या जो फॉरेन जीन थी उनको इंसर्ट करवाया, हमने यहां पर डीएनए को क्या करवाया, इंसर्ट करवाया। तो डीएनए के इंसर्ट होने के साथ ही क्या हुआ, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। जैसे ही मैंने फॉरेन डीएनए को यहां पर इंसर्ट करवाया, प्लाज्मिड में इंसर्ट करवाया, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। इसके इनएक्टिव होने यानी इंसर्ट होने के कारण, अंदर डालने के कारण ये क्या हुआ, इनएक्टिव। इसे कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्ट करवाते ही ये इनएक्टिव हुआ है, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब क्या होगा, देखिए यदि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यानी जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो प्लाज्मिड है, या तो प्लाज्मिड सिंपल प्लाज्मिड है, इसमें जीन इंसर्ट ही नहीं हुई, या जो जीन इंसर्ट हुई थी वो बाहर ही रह गई, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया। यदि ये कंडीशन, ठीक है, तो यहां पर चूंकि इस प्लाज्मिड में जो जीन है, जो रिकॉम्बिनेंट जीन है, या जिसे हमने क्या बोला था, डिजायर्ड जीन या फॉरेन जीन जो है, वो इंसर्ट नहीं हुई,
तो इंसर्ट होने के कारण इनएक्टिव नहीं हुआ, इंसर्ट होने के कारण इंसर्ट नहीं हुई तो इनएक्टिव नहीं हुआ, यानी कैसा है, एक्टिव। कैसा है, एक्टिव है। अगर इंसर्ट हुई तो इनएक्टिव हो गया, यहां पर इंसर्ट नहीं हुई यानी वो जीन बाहर ही रहेगी, इंसर्ट नहीं हुई, वो कैसा हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये इनएक्टिव होगा तो ये कैसा हो गया, एक्टिव हो गया। तो ये ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएगा। जैसे ब्लू कलर की कॉलोनी बनी हमने तभी पकड़ लिया इसको। क्यों पकड़ लिया, हमने कहा इसका मतलब ये जो है ये इंसर्ट ही नहीं हुआ, यहां पे फॉरेन जीन इंसर्ट ही नहीं हुई और हमने इसको अलग कर लिया। लेकिन यदि इस बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया ये इसका प्लाज्मिड और प्लाज्मिड में यदि फॉरेन जीन आ गई, फॉरेन जीन आ गई, फॉरेन जीन क्या हो गया, फॉरेन डीएनए क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वो कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया। कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया। इसके इनएक्टिव होते ही क्या कोई ब्लू कलर की कॉलोनी बनेगी, कोई कॉलोनी नहीं बनेगी, या कलर ही नहीं आएगा, कलर नहीं आएगा। अगर कलर नहीं आ रहा इसका मतलब इसके अंदर वो डीएनए या वो जीन है जो हम इंसर्ट करवाना चाहते थे या जो डिजायर्ड जीन थे। इस तरह से जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो यहां पे काम कर रहा है। ठीक है, ये एडवांस टेक्निक है। हमने पहली बात की थी सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है उनकी तो ग्रोथ करवाता है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है उनका आइडेंटिफिकेशन करता है और उनकी ग्रोथ नहीं होने देता, उन्हें एलिमिनेट करता है, वो ये टेक्निक है। ठीक है, और दूसरी चीज हमने क्या बताई थी कि जैसे ही यहां पर अगर टेट्रासाइक्लिन के BAMH1 साइट के ऊपर यदि जीन इंसर्ट करवा दी जाए तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, यानी टेट्रासाइक्लिन मिलते ही उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये था। लेकिन आजकल जो टेक्निक यूज की जाती है वो ये वाली टेक्निक यूज की जाती है। ठीक, अब रह गए वेक्टर के टाइप कि वेक्टर कौन कौन से हैं। देखिए बेसिकली हम यहां पर प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, वेक्टर के रूप में किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। ये प्लाज्मिड है, जिसे होस्ट सेल में डाल रहे हैं, क्या है, प्लाज्मिड है। लेकिन प्लाज्मिड भी यूज में ले सकते हैं, कोस्मिड भी यूज में ले सकते हैं, YAC BAC इस तरह से बहुत से वेक्टर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से वेक्टर्स हैं, उनके टाइप्स क्या क्या है, वेक्टर्स काम कैसे करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये फिलहाल हमने वेक्टर की जो बेसिक फीचर थे हमने उसको आज देखा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।